हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। जैसा कि हम रोज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर की खबरों को पढ़ते हैं और वो भी एनालिसिस करते हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं। ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो चाहे कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, वो चाहे प्री हो या मेंस हो, या फिर एनडीए की तैयारी कर रहा हो, या फिर सीडीएस की तैयारी कर रहा हो, या फिर कोई सीएपीएफ की तैयारी कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए जिसमें इश्यूज़ और एस्से लिखने को आते हैं, या फिर किसी की एसएसबी आई हो जो इंटरव्यू की टॉपिक्स और जीडी के टॉपिक्स यहाँ से कलेक्ट कर सकता है, फिर चाहे कोई एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहा हो जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकता है, वो भी इस एनालिसिस को रोज़ फॉलो कर सकता है। मेरा नाम है लोकेश चौधरी और चलिए आज के इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को सेशन को शुरू करते हैं। पहली खबर, कोप 15 मीटिंग समिट। कोप का फुल फॉर्म होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। ठीक है। इसमें इसमें क्या होता है कि इसमें मिनिस्टर्स आते हैं, कई देशों से मिनिस्टर्स आते हैं, ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, ठीक है। एनजीओ पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और कोई इंस्टीट्यूशन भी पार्टिसिपेट करता है, या फिर साइंटिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, साइंटिस्ट भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये पार्टिसिपेट एक तरह से एक इन्वायरमेंट के लेके होता है, एक तरह से ये मीटिंग इन्वायरमेंट के लेके होती है, जिसमें ये डिस्कस किया जाता है कि आने वाले टाइम में हम जो क्लाइमेट चेंज है उस पर कैसे कंट्रोल पाएँ और उसको कैसे हम डील करें जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो इस इस मीटिंग हुई है, वो 15 मीटिंग इसी में हुई है और वो कनाडा में हुई है, ठीक है। कनाडा में हुई है, जिसके हेड थे जो मीटिंग को चेयर कर रहे थे वो चाइना के इन्वायरमेंट मिनिस्टर थे, वो चेयर कर रहे थे इसको, ठीक। तो उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में, जैसा कि अभी हम उन्होंने एक रिकॉर्ड बताया कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, ठीक है। ये उन्होंने डिस्कस किया 2022 का जो कि जारी किया जाता है WWF के तहत, WWF के द्वारा, यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट को देखते हुए कहा कि 69% जो बायोडाइवर्सिटी हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ हैं, वो क्या हो चुकी हैं, वो एक्सटेंट हो चुकी हैं 1980s के बाद, ठीक है। 1980 के बाद 1970 के बाद 69% जो वाइल्ड लाइफ है वो ड्रॉप हो गई है, यानी कि कम हो गई है, ठीक है। तो इस बारे में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उन्होंने 2 प्रोविजंस पे काम करने को कहा, 30/30, ठीक है। कि आने वाले दिनों में 2030 तक, ऐसे अल्टीमेटम दिया गया है, 2030 का डेडलाइन दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जो लैंड है, चाहे वो ओशंस है या फिर कोई स्पीसीज है, ठीक है, उनको बचा के रखना है। किससे? पॉल्यूशन से बचाना है, जिससे लैंड को खतरा ना हो। पॉल्यूशन को सी से बचाना है और स्पीसीज़ को भी पॉल्यूशन से बचाना है। डिग्रेडेशन, यानी कि जो मिट्टी का कटाव होता है उससे बचाना है। और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे भी बचाना है, ठीक है। तो इस बारे में ये निर्णय लिया गया, इस पे डिबेट हुई, सारे कंट्रीज़ जो मेंबरिंग कंट्रीज़ थे उन्होंने साइन भी किया है, और ये दिसंबर 7 को हुई थी, यानी कि 7 दिसंबर 2022 को कनाडा में कोप 15 की मीटिंग हुई थी, और इसमें सारी चीज़ों पे डिस्कशन हुआ। और 30% हमारे वाइल्ड लाइफ, ये 2030 तक हो गया, 31 का मतलब, और 31 का मतलब है कि 30% प्रोटेक्ट करना था लैंड को, सी को और स्पीसीज को, ठीक है। 2030 तक हमें 30% तक बचा लेना है, यानी कि जो अगर 100 खतरे होंगे तो उसमें से हम 30 बचा लेंगे, यानी कि सिर्फ 70 ही खतरे होंगे, ठीक है। और क्या निर्णय लिया गया? एक और निर्णय लिया गया कि रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ हैजार्डस केमिकल फर्टिलाइज़र्स, ठीक है,
जैसा कि हम आजकल क्रॉप्स को उगा रहे हैं, हाई यील्डिंग सीड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू गेट द मोर आउटपुट ऑफ द क्रॉप्स। तो इस वजह से उन्होंने कहा है कि सारे कंट्री के हेड जो भी गए थे, रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे, उन्होंने कहा है कि ठीक है, हम इस पर सहमति करते हैं और हम जो हैजार्डस केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थी खबर। चलते हैं अगली खबर पे। हाँ, मेसी कांट टेक द फीफा ट्रॉफी टू होम। ऐसा क्या हो गया? तो मेसी की टीम अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप जीता है। आपको बताया था मैंने कल, अर्जेंटीना ने जीता है। तो वो फीफा की जो ट्रॉफ़ी है वो घर नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जा सकते हैं। क्यों? ऐसा क्या हो गया? वो तो जीत गए। तो देखेंगे क्यों नहीं ले जा सकते हैं। जो फीफा है वो शुरू हुआ था 1930 में। ठीक है, 1930 में शुरू हुआ था। शुरू करने वाले थे जूल्स रिमेट। ठीक है, ये प्रेसिडेंट थे और इन्होंने शुरू किया था 1930 में, जिसमें वर्ल्ड कप सारे देश के जो क्रिकेट फुटबॉल टीम थी वो पार्टिसिपेट करके और फीफा वर्ल्ड कप बना था। ठीक है, तो इसमें क्या था कि अगर 1930 से 1970 तक ट्रॉफ़ी दी जाती थी। ठीक है, 1970 तक क्या होता था? ट्रॉफ़ी दी जाती थी कि हाँ, फीफा की ट्रॉफ़ी है, आप ले जाइए, जीत गए आप ले जाइए। लेकिन क्या हुआ कि 1970 में इन्होंने क्या कर दिया कि अगर आप 3 बार जीतते हैं, आप अगर 3 बार जीतते हैं, 3 टाइटल इफ़ यू वोन, देन यू विल टेक द ट्रॉफ़ी एट होम। ठीक है, कि अगर आप 3 टाइटल जीतते हैं तभी आप ट्रॉफ़ी होम ले जाएंगे, घर ले जाएंगे। तो ब्राज़ील ने 1970 में जीत लिया। ठीक है, 1970 में फीफा की ट्रॉफ़ी जीत ली और वो घर लेके चले गए तीसरी बार। तो घर ले जाने के बाद 1983 में क्या हुआ कि इनका जो ब्राज़ील की कैपिटल है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, तो वहाँ पे जो हेडक्वार्टर है फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का वहाँ से ये ट्रॉफ़ी चोरी हो गई। ठीक है, जो मेन ट्रॉफ़ी थी वो क्या हो गई? चोरी हो गई। तो चोरी होने के बाद ये पता लगाया गया कि कहाँ गई। तो इसमें सोना था करीब 4 किलो इसमें सोना लगा हुआ था। तो पता लगा कि जो इसका बेस था, मान लीजिए कि ऐसे ट्रॉफ़ी बनी है, तो इसका जो बेस था वो मिला, बाकी ये ट्रॉफ़ी नहीं मिली। ये ऐसा अनुमान लगाया गया कि इस ट्रॉफ़ी को पिघलाकर सोना निकाल लिया गया है। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो सोना निकाल लिया गया तो वो तो ट्रॉफ़ी ख़त्म हो गई। तो ट्रॉफ़ी ख़त्म होने के बाद फिर ट्रॉफ़ी एक बनाई गई, इसका रेप्लिका बनाया गया। और जो रेप्लिका बनाया गया, मान लीजिए कि ये ट्रॉफ़ी है, ऐसे ये ट्रॉफ़ी का रेप्लिका बनाया गया और इस रेप्लिका को बाकी सारे देश अब ले जाते हैं। ठीक है, इसको रख दिया गया मेन हॉल में। ठीक है, जो इसका हेडक्वार्टर है फीफा का, वो कहाँ है? ज्यूरिक में है। ठीक है, तो ज्यूरिक के म्यूज़ियम में इसको रख दिया गया। और इसका जो रेप्लिका है, अब से क्या हुआ कि इसका जो रेप्लिका है वो बना के हम सारे देशों को देते हैं, जो कंट्री जीतता है, और रेप्लिका देते हैं। और ये जो ओरिजिनल ट्रॉफ़ी है, ये ओरिजिनल ट्रॉफ़ी यहीं पे रहती है और फीफा के फाइनल टूर्नामेंट में ये लाई जाती है और दिखाई जाती है कि हाँ, ऐसी ट्रॉफ़ी है, और फिर इसको ले जाके वहीं रख दी जाती है। और उसके नीचे ऐसे टैग लगा दिया जाता है कि हाँ, इस बार 2022 का किसने जीता? अर्जेंटीना ने। ठीक है, अर्जेंटीना ने। ये मेन ट्रॉफ़ी हो गई। और इसका जो रेप्लिका बनाया जाएगा, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आई एम सो सॉरी। तो इसका जो रेप्लिका बनाया जाएगा, ये ले जाके घर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो हुआ वो अर्जेंटीना की टीम लेके गई है, लियोनेल मेसी लेके गए हैं, लेकिन ओरिजिनल वाली लेके नहीं गए। इसके साथ फ़ोटो खिंचा लिया, बस ठीक है। अगली खबर इंडियन एक्सप्रेस की है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू इन्होंने डिस्कस किया है। तो आगे हम इसमें देखेंगे कि ट्रेंड्स इन ऑर्गन डोनेशन, कि जैसे हम ऑर्गन डोनेट करते हैं किसी को, आपने सुना होगा कि ऑर्गन किसी को डोनेट किया गया है, तो उस बारे में चर्चा हुई है और उस बारे में डेफिनेशन या बातें की गई हैं। और जो डेटा है उसको दिया है गवर्नमेंट ने। अभी जो विंटर सेशन चल रहा है अभी लोकसभा पार्लियामेंट का, तो उसमें दिया है। खैर, अब बात करेंगे हम स्टार्टिंग से, देखते हैं कि ऑर्गन डोनेशन काम कैसे करता है। ठीक है, कि मान लीजिए कि आपको ऑर्गन डोनेट करना है, डोनेशन है,
ठीक है। तो डोनेशन दो तरीके से किया जाता है, एक तो डिसीज्ड का यानी कि जो मर गया है कोई, ठीक है, कोई मर गया है उसका, या फिर कोई लिविंग, दो तरीके से डोनेशन होता है, ठीक। तो जैसे जो कोई, पहले लिविंग का देखते हैं। जैसे मेरे किसी फैमिली मेम्बर का तबीयत खराब होगी और पता चला कि उनकी किडनी खराब है, ठीक है, उनकी किडनी फेल हो गई है, तो मैंने क्या किया कि मैंने एक किडनी उनको दे दी, क्योंकि मेरे पास दो किडनी है और मैं ऐसे सर्वाइव कर सकता हूँ एक किडनी से, ठीक है, परफॉर्म मेरा काम तो चल ही जाएगा। तो मैंने क्या किया कि उनको दोनों किडनी खराब थी तो हमने उनको एक किडनी दे दी, ठीक है। तो मेरे जिंदा रहते हुए ये दिया गया, तो ये हो गया लिविंग डोनेशन, ठीक है, लिविंग डोनर। और डिसीज डोनर क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी की डेथ हो गई, वो चाहे ब्रेन हैमरेज से हुई हो, यानी कि ब्रेन डेथ है, या फिर कार्डियक अरेस्ट से डेथ है, यानी कि कार्डियक डेथ है, ठीक है, कार्डियक डेथ है, यानी कि किसी को ब्रेन हैमरेज हुआ है, या फिर कोई ब्रेन उसका फंक्शनिंग काम करना बंद कर दिया, या फिर थोड़ा बूढ़ा हो गया है, इस वजह से उसकी ब्रेन काम करना बंद हो गया, और या फिर उसको हार्ट अटैक आया तो वो मर गया, ठीक है। तो इस मरने के बाद जो इसके जो ऑर्गन्स होंगे उसको हार्वेस्ट किया जाएगा, यानी कि निकाल के और लगा दिया जाएगा, दूसरे जिसको भी ज़रूरत होगी उसको लगा दिया जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। तो जैसे दो फॉर्म होते हैं, एक डिसीज्ड होता है, एक लिविंग होता है। तो फिलहाल जो अभी रिपोर्ट आई है, अभी जो सरकार ने रिपोर्ट दिया है, उसने कहा है कि जो डिसीज्ड डोनर है वो लिविंग डोनर से कम है, यानी कि जो लिविंग डोनर है, जो लिविंग डोनेशन का ऑर्गन डोनेशन का काम चल रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा है डिसीज डोनर के कंपैरिजन में। जैसे कि अगर 12,387 अगर डोनेशन हुए हैं, ऑर्गन डोनेशन हुए हैं, तो उसमें से मात्र केवल 1743 केवल कंट्रीब्यूशन है सिर्फ डिसीज्ड का, और बाकी सारे लिविंग का, ठीक है। तो यानी कि हम देख सकते हैं इसमें कि जो लिविंग डोनर हैं वो ज़्यादा हैं, यानी कि जिंदा रहते हुए लोगों अपनी दे सकते हैं, पर मरने के बाद इनकी कम है, क्योंकि मरने के बाद प्रोसीजर ऐसा है कि आपको पोर्टल पे जाना होगा, फिर आपको साइन करना होगा, तो इस वजह से शायद लोगों में अवेयरनेस नहीं है, तो इस वजह से लोगों को नहीं पता है, तो वो मरने के बाद ऐसे उनकी अंत्येष्टि कर देते हैं, तो मरने के बाद इनको नहीं पता रहता है, या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स नहीं सपोर्ट करते हैं कि हम इनके ऑर्गन को डोनेट करें, ठीक है। तो इस वजह से ये डेटा मिला है। तो प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, तो जो डोनर स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा कहाँ हुए हैं, वो हुआ है सबसे ज़्यादा तेलंगाना में, यानी कि तेलंगाना के लोगों ने सबसे ज़्यादा ऑर्गन डोनेट किया है। फिर तमिलनाडु में दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र में, चौथे नंबर पे गुजरात, और पांचवें नंबर पे कर्नाटका में, ठीक है। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है मोर देन 85% है जो भी ऑर्गन डोनेट हुए हैं 2021 का ये डेटा बताया गया है पार्लियामेंट में। तो अभी हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि लिविंग डोनर की तो संख्या है पर डिसीज्ड की संख्या नहीं है, यानी कि मरने के बाद लोग अपना डोनेट नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना है जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन देखता है? तो मैं बताता हूँ कि काम कैसे होता है। मैं 3 ऑर्गेनाइजेशन लिखूंगा, एक है रोटो, फिर है सोटो, फिर है नोटो, ठीक है। नोटो, इनका फुल फॉर्म है रीजनल, फिर स्टेट, फिर नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मान लीजिए कि कोई हॉस्पिटल है
और यहाँ पे कोई आदमी की डेथ, किसी आदमी की डेथ हो गई, तो इसके जो परिवार वाले हैं, मान लीजिए कि उसकी डिसीज्ड है, ठीक है, तो इसके जो परिवार वाले हैं, तो परिवार वालों ने कहा कि उसने पहले कंसेंट फॉर्म साइन कर रखा था कि हम जब मरेंगे तो मेरे ऑर्गन डोनेट कर दिए जाए। इस पे परिवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप डोनेट कर दीजिए। तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी से जो भी ऑर्गन है उसको हार्वेस्ट किया जाएगा, और हार्वेस्ट करने के बाद तुरंत बाद उसे स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को बता दिया जाएगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हाँ मेरे पास, मान लीजिए कि इसका लीवर निकाला गया, इसका लीवर निकाला गया, ठीक है, या फिर हार्ट निकाला गया, हार्ट मरने के बाद ही निकलेगा अगर डिसीज है तो हार्ट निकाला गया, तो स्टेट ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को बता दिया गया कि मान लीजिए कि ये ABC हॉस्पिटल है, तो ABC हॉस्पिटल ने स्टेट ऑर्गेनाइजेशन को बता दिया, ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन को बता दिया कि मेरे पास एक हार्ट है, अगर आपको चाहिए तो आप बताइए, हम भेज देते हैं, लगा लीजिए, ठीक है, अगर किसी को ज़रूरत हो तो इस वजह से कहा गया कि ठीक है हम कर देते हैं। तो मान लीजिए कि अगर उस स्टेट में नहीं मिला कोई, कि उस स्टेट में किसी को हार्ट की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करेगा, ये फिर फॉरवर्ड कर देगा रीजनल को, ठीक है, तो रीजनल में फॉरवर्ड हो गया, तो यानी कि ये फिर कोशिश करेगा, मान लीजिए कि इसके पास भी नहीं है उस एरिया में, जैसे नॉर्थ इंडिया की बात करें हम, तो अगर नॉर्थ इंडिया में किसी को ज़रूरत नहीं है तो फिर रोटो क्या करेगा, नोटो को भेज देगा, यानी कि नेशनल लेवल पे भेज देगा, और नेशनल लेवल पे क्वेरी देखी जाएगी कि किसके पास कितना है, किसी का अगर मान लीजिए कि डिमांड आई है तो हम कर देंगे, और तो नोटो क्या करेगा, फिर एक ग्रीन कॉरिडोर बनाएगा। ग्रीन कॉरिडोर यानी कि जल्दी से जल्दी, ऐसे ये ऑर्गन होते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी शिफ्ट करना होता है, नहीं तो वो फंक्शन नहीं करेंगे, प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, तो इस वजह से ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है। ग्रीन कॉरिडोर यानी कि वहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं होता है, वहाँ पे कुछ नहीं होता है, जिससे स्पीड में गाड़ियाँ चल सकती हैं, या फिर एयरलिफ्ट किया जाता है ऑर्गन को, अगर ज़्यादा लंबी दूरी है तो एयरलिफ्ट किया जाता है, ठीक है, तो इस वजह से फंक्शनिंग करता है ऑर्गन डोनेशन का जो चेन है, उस तरह से फंक्शनिंग करती है। अब ज़रूरत क्यों है ऑर्गन फंक्शन की, मतलब मान लीजिए इतना तो हमने कर दिया, अब ज़रूरत क्यों है ऑर्गन फंक्शन की, हम क्यों ऑर्गन चाहेंगे, तो इंडिया के में देखें, अगर इंडिया इज द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट इन द वर्ल्ड, मतलब कि इंडिया जो है तीसरे नंबर पे है ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने में, और पहले नंबर पे जो है वो है स्पेन, ठीक है, स्पेन है। तो ज़रूरत क्यों पड़ती है, मान लीजिए कि अगर 1.5 से 2 लाख लोगों को इंडिया में पर ईयर क्या होता है कि किडनी की ज़रूरत पड़ती है, किडनी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सिर्फ उसमें से 8,000 को मिल पाती है, ठीक है, सिर्फ 8,000 लोगों को किडनी मिल पाती है। अगर मान लीजिए कि 80,000 लोग हैं जिनको ज़रूरत है लीवर ट्रांसप्लांट की, ठीक है, तो उनमें से सिर्फ 180 को मिल पाती है, ठीक है, और मान लीजिए कि अगर 10,000 लोगों को हार्ट की ज़रूरत है, हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो उसमें से सिर्फ 200 लोगों को मिल पाती है, ठीक है, 200 लोगों को हार्ट मिल पाता है। तो मान लीजिए कि अगर जो डिसीज्ड पर्सन है, जो कोई इंसान मर गया है, अगर उसकी जो बॉडी है उसको हम रख लें, उसके जो ऑर्गन्स निकाल लें, तो शायद इनको बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है, इनको मिल सकता है, इनको भी मिल सकता है, सभी को मिल सकता है। तो इस वजह से जो नोटो है, जो नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोगों को अवेयर कर रहा है, ठीक है, ये लोगों को अवेयर कर रहा है कि आप ऑर्गन डोनेशन की प्रक्रिया में भाग लीजिए, ये सेफ होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसके लिए क्या करना होता है कि आपको जो ऑर्गन वेबसाइट है, नोटो की एक वेबसाइट है, उस पर जाके आपको, नोटो की वेबसाइट पे जाके आपको एक फॉर्म भरना होता है, फॉर्म 7, जिसमें क्या होता है कि आप कंसेंट देते हैं कि हाँ मेरे मरने के बाद या फिर मेरे एक्सीडेंट होने के बाद क्या होगा कि मेरे ऑर्गन को डोनेट कर दिया जाए, और इसमें जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे कंसेंट लेना होता है, ठीक है, जो मरने के बाद हो जाता है।
तो प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, अगर हम प्रॉब्लम की बात करें, मतलब प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, नंबर कम क्यों है, प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है, ठीक है। तो जैसे कि इंडिया में क्या है कि अगर किसी की डेथ होती है, तो उसके जो मरने के बाद जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनको आने में टाइम लग जाता है। जैसे एक्सीडेंट में हम बात करें तो हार्ट और किडनी या फिर ब्रेन ऐसा चीज़ होता है, ऐसी ऑर्गन होते हैं कि उनको तुरंत शिफ्ट किया जाना होता है। तो ड्यू टू लॉन्ग वेटिंग, ठीक, वेट कह सकते हैं, वेटिंग के कारण ही क्या होता है, प्रॉब्लम आ रही है। और लोगों के बीच अवेयरनेस नहीं है कि ऑर्गन डोनेशन से क्या कहना चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता है, इनको लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम अगर इंडिया की बात करें तो 0.5 पर मिलियन, ठीक है। वेयर एज स्पेन की हम बात करें तो वहाँ पे 49.6। अगर मान लीजिए कि 10 लाख लोगों में 1 मिलियन लोगों में सिर्फ 0.5 लोगों का ही क्या हो पाता है, ऑर्गन डोनेशन हो पाता है, ऑर्गन डोनेट करते हैं, ठीक है। और वेयर एज जहाँ पे स्पेन की बात करें तो वहाँ पे 49.6 लोगों क्या करते हैं, ऑर्गन डोनेट करते हैं। तो ये थी ऑर्गन डोनेशन की बात। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और हमने इसमें देखा कि जो भी ट्रेंड चल रहे हैं उसमें क्या क्या है और जो ऑर्गन डोनेशन की प्रोसेस है वो कैसे काम करता है। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है कार्बन मार्केट। जैसे सब्जी मार्केट होता है, जैसे ऑयल मार्केट होता है, वैसे ही कार्बन मार्केट। तो कार्बन मार्केट क्या होता है, आइए देखते हैं। कार्बन मार्केट के बारे में हम देखते हैं। कार्बन मार्केट यूनाइटेड नेशन ने एक टर्म दिया है या फिर एक मार्केट कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन ने ये बताया है कि अगर आप एक साल के अंदर 1 टन ऑफ CO2 क्या कर लेते हैं कि रिड्यूस कर देते हैं एनवायरनमेंट से, या फिर सिक्वेस्ट्रेटेड कर देते हैं यानी कि खींच लेते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं। अगर आप 1 टन CO2 एनवायरनमेंट से कम कर देते हैं या फिर खींच लेते हैं या फिर हटा देते हैं किसी भी जरिए, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन मार्केट बोलते हैं, ठीक है। और कार्बन मार्केट 2 टाइप के होते हैं। एक है कंप्लायंस मार्केट, और दूसरा है वॉलंटरी मार्केट, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है? वॉलंटरी मार्केट में क्या होते हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, या फिर कोई इंडिविजुअल लेवल पे है, ठीक है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई फैक्ट्री है, तो वो मार्केट पे ये इसमें करते हैं। कंप्लायंस मार्केट क्या होता है कि जैसे गवर्नमेंट हुई नेशनल लेवल पे, तो जो गवर्नमेंट बॉडी है या फिर कोई डेजिग्नेटेड रैंक है वो कार्बन मार्केट को देखती है, ठीक है, वो कार्बन मार्केट में आते हैं। अब ये काम कैसे करता है? सपोज डैट कि मान लीजिए कि एक कंपनी है ए, ठीक है, कंपनी है एक ए, तो इस कंपनी को क्या, अगर ये मान लीजिए कि कंपनी 5 टन कार्बन एमिशन कर रही है, 5 टन कार्बन एमिशन कर रही है 1 सालों में, तो इसको 1 टन कम करना है क्योंकि यूएन की गाइडलाइन है। तो ये 1 टन के लिए क्या करेगा, किसी को हायर करेगा या फिर एफॉरेस्टेशन कर देगा उस देश में जिस देश में ये फैक्ट्री प्रोडक्शन कर रही है। तो उस देश में एफॉरेस्टेशन करके 1 टन इसने कम कर दिया, ठीक है, 1 टन कम कर दिया, तो ये क्या हो गया, एक कार्बन मार्केट हो गया, ठीक है। कार्बन की ट्रेडिंग होती है, कार्बन का व्यापार होता है, ठीक है। तो ये बात हुई। तो अभी जो बिल आया है, बिल में क्या हुआ है कि बिल में चेंजेस हुए हैं, ठीक है। पहले जो बिल था उसमें अभी चेंजेस हुए हैं। तो जो चेंजेस हैं उस पर क्या है कि अपोजिशन ने क्वेश्चंस किया है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जो अदर कंट्रीज हैं, जो और कंट्रीज हैं, उनमें क्या होता है,
उनमें क्या होता है कि ये जो कार्बन ट्रेडिंग है या फिर जो कार्बन मार्केट है, जो कार्बन मार्केट है वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री देखती है, वो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री देख रही है। लेकिन इंडिया में ऐसा कर दिया गया है कि पावर मिनिस्ट्री ये देखेगी। ठीक है, पावर मिनिस्ट्री देखेगी कि अगर किसी को भी ये कार्बन अथॉरिटी दे देंगे, कार्बन ट्रेडिंग की अथॉरिटी दे देंगे और वो कार्बन बेचेगा, कुछ भी करेगा। ठीक है, या फिर कोई ऑथराइज्ड एजेंसी होगी जो कि कार्बन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगी और उसके बाद वो क्या करेंगे, कार्बन को बेच फरोख्त करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर है काफ़ी शॉर्ट में है, इकोनॉमिक्स का ये कॉन्सेप्ट है एक तरह से कह सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या, इसमें टैक्स की बात की गई है कि द मिनिमम टैक्स ऑन बिग बिजनेसेस। जैसे कि अगर हम सपोज करें, मानते हैं कि अमेजॉन कंपनी है, ठीक है, ये यूएस की है मेनली, ठीक है, पर वर्क करती है क्या, वर्ल्ड वाइड वर्क करती है, बहुत सारे देशों में काम करती है ये। ठीक है, तो बहुत सारे देशों में काम करती है और कमाती है और फिर जाके यूएस में दे देती है। तो जो कंपनी रजिस्टर्ड है वो तो यूएस में रजिस्टर्ड है, ठीक है, एज अ पेरेंट कंपनी ये तो यूएस में रजिस्टर्ड है। बट क्या है कि ये काम तो हर जगह कर रही है, मुनाफा हर जगह कमा रही है। तो जो और गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर रही हैं, यूरोपियन यूनियन प्लस 136 देशों ने ये निर्णय लिया है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, एमएनसीज हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पा रही हैं, उन पे क्या करना है कि टैक्स लगा देना है। तो उन्होंने 15% का टैक्स लगा दिया है मल्टीनेशनल कंपनीज पे। और ये सारे देशों ने मिलकर लगाया है कि अगर वहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपका वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो आप उस वहाँ की गवर्नमेंट को 15% अपने यहाँ से टैक्स देंगे। ठीक है, तो अगर ये यूएस की कंपनी है तो अगर ये इंडिया में काम कर रही है तो सिर्फ यूएस में ही टैक्स नहीं देगी, ये कंपनी इंडिया में भी देगी। ठीक है, ये कंपनी नेपाल में भी देगी, ये कंपनी भूटान में भी देगी, हर जगह देगी और इंडिविजुअल लेवल पे देगी। ऐसा नहीं कि पूरा कमा के 15% करके डिवाइड करके सबको दे दिया, ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पे 100 रुपये कमाए इसने, तो 15 रुपये ये टैक्स यहाँ पे देगी। ठीक है, ये नहीं कि ओवरऑल 100 रुपये सारे कंट्री को मिला के 100 रुपये नहीं, सिर्फ इंडिया में। वेयर एज अगर मान लीजिए कि वही कंट्री पाकिस्तान में कमा रही है, ठीक है, तो पाकिस्तान में वो 15% अलग से टैक्स देगी, वो 15% अलग से टैक्स देगी यहाँ पे। तो ऐसे करके यूरोपियन यूनियन और सारे देशों ने मिलके 136 देशों ने मिलके ऐसा निर्णय लिया है कि सारे देशों पे सारे जो कंपनीज हैं इंटरनेशनली ग्लोबली जो काम कर रही हैं उन पे हम टैक्स लगा रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसका ये निर्णय क्यों लाया गया, ऐसा लाया गया है कि जो हमारा देश अभी जो कंट्री है वो एक तरह से रिसेशन से दौड़ रही है। मतलब कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड सप्लाई बहुत बैलेंस वे में नहीं चल रही है। तो इस वजह से ये फैसला लिया गया है कि वहाँ के अगर मान लीजिए 15 रुपये यहाँ की सरकार कमाएगी तो इसको भी कुछ फ़ायदा होगा, इसके पास कुछ पैसे आएंगे, इसकी जीडीपी बढ़ेगी, इसकी ग्रोथ होगी, इसका डेवलपमेंट होगा। तो इस वजह से एक तरह से निर्णय लिया गया है। खैर, अगली खबर, ISNV तारिणी, इंडियन नेवल सील व्हीकल है तारिणी, वो पार्टिसिपेट करेगा 15th एडिशन केप टाउन। एक रेस होती है, जनरली बताऊं, ये अगर हम इसको मानते हैं अफ्रीका, तो यहाँ पे कहीं केप टाउन पड़ता है, साउथ अफ्रीका की कैपिटल है केप टाउन। ठीक है, केप टाउन पड़ता है, ठीक है, और इधर है ब्राज़ील, इधर कहीं ब्राज़ील पड़ता है, जो कि तो जो केप टाउन है और रियो है, ब्राज़ील है, ब्राज़ील की कैपिटल रियो डी जेनेरियो है। तो केप टाउन से और रियो डी जेनेरियो तक क्या है कि एक रेस होने वाली है, ठीक है। तो इस रेस को ब्राज़ील इधर है, तो जो रेस है उसमें पार्टिसिपेट करेगा INS तारिणी हमारे इंडिया की तरफ से। 50वां एडिशन होगा 2023 में, वो 2 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो इसमें 5 कुल ऑफिसर गए हैं, ठीक है, 5 ऑफिसर गए हैं जिसमें फीमेल भी हैं। एनीवेज, चलते हैं अगली खबर पे। तो अगली खबर है कि बेटा करूबा,
बेट्टा कुरुबा, बेट्टा कुरुबा एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब है। कहाँ की? कर्नाटका की। शेड्यूल्ड ट्राइब है कर्नाटका की। इसको लोकसभा ने क्या किया है कि लोकसभा ने ये कहा है कि ठीक है, तुम अभी शेड्यूल्ड ट्राइब में ही रहो, ट्राइब के लिस्ट में ही रहो, क्योंकि अभी री इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, फिर से देखा जा रहा है कि कौन सी ट्राइब जो है वो ट्राइब में रहने लायक है कि नहीं है, उन लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाए या नहीं निकाला जाए। तो इस वजह से कहा गया है। ठीक है, तो एक और ट्राइब है, नाम फेमिलियर सा है, वो भी कर्नाटका की ही है, उसका नाम है काडू कुरुबा, काडू कुरुबा। ठीक है, और ये भी क्या है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब है, दोनों का नाम सेम है। तो अगर इस एग्ज़ाम में, आने वाले एग्जाम्स में पूछ सकता है कि ये जो बेट्टा कुरुबा है ये किस स्टेट की ट्राइब है, तो ये है कर्नाटका की। ठीक है, और वहीं पे काडू कुरुबा किस स्टेट की ट्राइब है, वो भी कर्नाटका की ही है। ठीक है, तो ये थी आज की खबरें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे नए हैं तो, और कमेंट कीजिए अगर आप कोई भी इम्पोर्टेंट इशू या फिर कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं तो, या फिर इम्पोर्टेंट किसी कंटेंट में प्रॉब्लम हो रही हो तो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल, टेक केयर।